नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग एंड स्टडी विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा के स्रोत को टू द पॉइंट बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ऊर्जा विभिन्न रूपों में होती है और एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण, चलती हुई गाड़ी, जलता हुआ बल्ब, चलता हुआ पंखा। ऊर्जा के विभिन्न रूप। ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण वो प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। उदाहरण, बल्ब में, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, गैस चूल्हे में, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में, गाड़ी में, पेट्रोल की रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। ऊर्जा के उत्तम स्रोत। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वो होता है जो हमें अधिक ऊर्जा दे और कम हानि करे। अथवा परीक्षा में लिखने योग्य पंक्ति, जो स्रोत अधिक ऊर्जा दे, सस्ता हो, सुरक्षित हो और पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, वही ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहलाता है। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण: अधिक ऊर्जा प्रदान करे, सुलभ और आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण और परिवहन आसान हो, पर्यावरण को प्रदूषित न करे, सस्ता और किफायती हो, सुरक्षित हो, लंबे समय तक उपयोग योग्य हो। ऊर्जा की आवश्यकता: खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीनों को चलाने के लिए, उद्योगों एवं कृषि कार्य के लिए। ईंधन वो पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा तथा प्रकाश देता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन के प्रकार: भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस ईंधन, गैस ईंधन, तरल ईंधन, उत्पत्ति के आधार पर, प्राकृतिक ईंधन, निर्मित ईंधन। अच्छे ईंधन के गुण: पूर्ण दहन, उच्च ऊष्मामान, जलने में सुरक्षित, आसानी से जले, सस्ता व आसानी से उपलब्ध, भंडारण व परिवहन में आसान, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, अधिक धुआं या हानिकारक गैस उत्पन्न न करें। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो हमें लंबे समय तक उपयोगी ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, स्रोत से हमें लगातार काम करने की शक्ति मिलती रहती है, जैसे सूर्य, कोयला, पेट्रोल। भोजन। ऊर्जा के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है: पारंपरिक स्रोत, वैकल्पिक, गैर पारंपरिक स्रोत। परीक्षा के लिए 2 लाइन का निष्कर्ष: पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित और प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय और भविष्य के लिए उपयोगी हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। प्रमुख पारंपरिक स्रोत: जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मास, बायोमास। पवन ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जो ईंधन लाखों वर्षों में बनते हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उदाहरण, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन विशेषताएं: सीमित भंडार, अनवीकरणीय स्रोत, अधिक प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन जलाने से हानियां: वायु प्रदूषण, CO2, SO2, NO2। अम्ल वर्षा, ग्रीनहाउस प्रभाव, पृथ्वी का ताप बढ़ता है। प्रदूषण कम करने के उपाय: दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अपनाना। तापीय विद्युत संयंत्र क्या है? जिस विद्युत संयंत्र में कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों को जलाकर उत्पन्न ताप ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है, उसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। तापीय विद्युत संयंत्र का कार्य सिद्धांत: ईंधन जलाया जाता है, पानी भाप में बदलता है, भाप टरबाइन घुमाती है, जनित्र घूमता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तापीय विद्युत संयंत्र के मुख्य भाग: भट्टी, ईंधन जलाकर पानी को भाप में बदलती है। भाप, उच्च दाब की भाप तैयार होती है। टरबाइन, भाप से घूमती है। जनित्र, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कंडेंसर, भाप को ठंडा कर फिर पानी बनाता है। चिमनी, धुआं बाहर निकालती है। पावर लाइन, बनी बिजली को दूर तक पहुंचाती है। तापीय विद्युत संयंत्र के लाभ: 1. बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन। 2. कोयला, तेल खदानों के पास लगाया जा सकता है। 3. मौसम पर निर्भर नहीं करता। 4. तकनीक विकसित और सुलभ। तापीय विद्युत संयंत्र की हानियां: 1. वायु प्रदूषण, CO2, SO2। 2. ग्रीनहाउस प्रभाव व ग्लोबल वार्मिंग। 3. गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर। 4. अधिक जल की आवश्यकता। परीक्षा के लिए एक पंक्ति उत्तर: तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन जलाकर प्राप्त ताप ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
जल विद्युत संयंत्र क्या है? जल विद्युत संयंत्र वो संयंत्र है जिसमें गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जल विद्युत संयंत्र का कार्य सिद्धांत: गिरता हुआ पानी, टरबाइन घुमाता है, जनित्र घूमता है, बिजली बनती है। चित्र के भागों की व्याख्या: जलाशय, बांध के पीछे पानी इकट्ठा किया जाता है। बांध, ये पानी को ऊंचाई पर रोककर रखता है। जल मार्ग, पाइप, इसी पाइप से तेज गति से पानी नीचे आता है। टरबाइन, बहता पानी टरबाइन को घुमाता है। जनित्र, टरबाइन से जुड़ा होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पावर लाइन, बनी हुई बिजली को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाती है। नदी, उपयोग के बाद पानी फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। जल विद्युत संयंत्र के लाभ: 1. पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। 2. यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 3. बांध से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में मदद मिलती है। 4. ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। जल विद्युत संयंत्र की हानियां: 1. कृषि भूमि और मानव बस्तियां डूब जाती हैं। 2. पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। 3. सड़े हुए पेड़ पौधों से मीथेन गैस निकलती है। 4. विस्थापित लोगों का पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। परीक्षा के लिए एक लाइन उत्तर: जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैव मात्रा, बायोमास क्या है? जैव मात्रा वो जैविक पदार्थ है जो पौधों, जानवरों या उनके अपशिष्ट से प्राप्त होता है और जिसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैव मात्रा से ऊर्जा कैसे मिलती है? 1. जलाकर, सीधे गर्मी और बिजली प्राप्त की जाती है। 2. बायोगैस संयंत्र, गोबर से मीथेन गैस बनती है। 3. बायोफ्यूल, जैसे एथेनॉल, बायोडीजल। जैव मात्रा के स्रोत: लकड़ी, पुआल, फसल अवशेष, गोबर, पशु अपशिष्ट, कृषि व घरेलू कचरा, पौधों के सूखे भाग। जैव मात्रा के लाभ: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, प्रदूषण कम होता है, कचरे का उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी। जैव मात्रा की सीमाएं: पूरी तरह स्वच्छ नहीं, अधिक मात्रा में लकड़ी जलाने से वनों को नुकसान, संग्रहण व परिवहन कठिन। परीक्षा के लिए एक पंक्ति में उत्तर: जैव मात्रा वो जैविक पदार्थ है जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। लकड़ी, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हानियां: अधिक ऊष्मा भी नहीं देती है, जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करती है। चारकोल क्या है? चारकोल लकड़ी से बनाया जाने वाला एक ईंधन है जो बहुत अच्छा और प्रभावी होता है। चारकोल कैसे बनता है? जब लकड़ी को हवा की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो लकड़ी में मौजूद जल, वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और जो ठोस अवशेष बचता है वही चारकोल कहलाता है। रासायनिक रूप में समझें, लकड़ी, सीमित ऑक्सीजन की मात्रा चारकोल बनाती है। चारकोल की विशेषताएं: यह अधिक ऊष्मा देता है, कम धुआं पैदा करता है, अच्छा ईंधन माना जाता है, पारंपरिक ईंधनों से अधिक उपयोगी। गोबर के उपले, गोबर के उपले पारंपरिक जैव ईंधन हैं, परंतु अधिक धुआं उत्पन्न करने के कारण अच्छे ईंधन नहीं माने जाते। गोबर के उपलों के नुकसान: अधिक धुआं निकलता है, वायु प्रदूषण होता है, आंखों और फेफड़ों के लिए हानिकारक, ऊष्मा क्षमता कम होती है। बायोगैस क्या है? गोबर एवं अन्य जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस बनाने की प्रक्रिया: गोबर और जैव कचरे को पानी में मिलाकर डाइजेस्टर में डाला जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवाणु इसे सड़ाते हैं और बायोगैस उत्पन्न होती है। शेष पदार्थ उत्तम जैव खाद के रूप में प्राप्त होता है। बायोगैस की संरचना: मीथेन लगभग 60-70%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 30-40%, थोड़ी मात्रा में अन्य गैसें। बायोगैस का उपयोग: खाना पकाने में, बिजली बनाने में, गैस लाइट जलाने में। बायोगैस संयंत्र से क्या मिलता है? बायोगैस ईंधन के रूप में, स्लरी उत्तम जैव उर्वरक। बायोगैस के लाभ: सस्ता और स्वच्छ ईंधन, प्रदूषण कम करता है, कचरे का सही उपयोग, पर्यावरण मित्र। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा वो ऊर्जा है जो वायु की गति से प्राप्त होती है। पवन ऊर्जा से बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया: जब तेज हवा चलती है तो वो टरबाइन के पंखों से टकराती है। हवा लगने से पंख के पाते घूमने लगते हैं। गियर बॉक्स उनकी गति बढ़ा देता है ताकि जनित्र ठीक से काम कर सके। तेज घूमने पर जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। आच्छादन में गियर बॉक्स और जनित्र सुरक्षित रहते हैं। विद्युत वहन तार के द्वारा बिजली नीचे तक लाई जाती है। यहाँ बिजली का वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जाता है ताकि दूर तक भेजी जा सके।
बिजली ट्रांसमिशन लाइनों से होकर शहरों, गांवों और उद्योगों तक पहुंचती है। पवन ऊर्जा का उपयोग। पवनों की गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। पवन ऊर्जा के मुख्य उपयोग: अ. कुओं से पानी खींचने में। बी. अनाज पीसने की चक्कियां चलाने में। सी. बिजली उत्पादन में किया जाता है। डी. टरबाइन घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा फार्म क्या है? एक अकेली पवन चक्की से कम बिजली बनती है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियां एक साथ लगाई जाती हैं। ऐसे स्थान को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ: पर्यावरण हितैषी, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में कम लागत। महत्वपूर्ण बिंदु: डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। पवन चक्की चलाने के लिए पवन की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में भारत 5वें स्थान पर है। भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म मुप्पंडल, तमिलनाडु में स्थित है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। वैकल्पिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत: ये ऊर्जा स्रोत भविष्य के लिए सुरक्षित और कम प्रदूषण वाले होते हैं। प्रमुख स्रोत: सौर ऊर्जा, सोलर कुकर, सोलर पैनल, समुद्री ऊर्जा, ज्वार भाटा, तरंग। भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा के फायदे: यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, प्रदूषण नहीं फैलाती, बिजली की बचत होती है। सौर स्थिरांक: पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर। सौर ऊर्जा युक्तियाँ: सौर ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलने वाले उपकरणों को सौर ऊर्जा युक्तियाँ कहते हैं। सौर कुकर और सौर जल तापक सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्र करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर तापक युक्तियों में काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। कांच ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इससे ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। परिणामस्वरूप उच्च ताप प्राप्त होता है। बॉक्स रूपी सौर कुकर ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं। बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर बॉक्स में उच्च ताप बना सके। 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। सौर कुकर के लाभ: 1. कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत। 2. प्रदूषण नहीं फैलता। 3. खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। 4. एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। सौर कुकर की हानियां: 1. रात के समय सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। 2. बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। 3. तलने व बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते। 4. सूर्य के प्रकाश का निरंतर समायोजन करना आवश्यक है ताकि यह उसके दर्पण पर सीधा पड़े। सौर सेल क्या है? सौर सेल एक ऐसा उपकरण है जो सूर्य की ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये परिवर्तन फोटोवोल्टाइक प्रभाव के कारण होता है। एक सौर सेल से कितनी बिजली मिलती है? एक एकल सौर सेल लगभग 0.5 से 1 वोल्ट तक विद्युत देता है। इससे लगभग 0.7 वॉट विद्युत शक्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक सौर सेल से बहुत अधिक बिजली नहीं मिलती। सौर पैनल: जब बहुत सारे सौर सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उस व्यवस्था को सौर पैनल कहते हैं। सौर पैनल से अधिक वोल्टेज और अधिक शक्ति प्राप्त की जाती है। सोलर सेल के लाभ: 1. कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता। 2. प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम। 3. बिना किसी फोकसन युक्ति के काफी संतोषजनक कार्य। 4. सुदूर स्थानों में भी स्थापित कर पाना। 5. पर्यावरण हितैषी। सोलर सेल की हानियां: 1. उत्पादन की प्रक्रिया महंगी। 2. विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित। 3. सौर सेलों को परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा। सौर सेल के उपयोग: 1. मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग। 2. घरों, स्कूलों और सोलर प्लांट में सौर पैनल का ही उपयोग होता है। 3. ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल का उपयोग। समुद्र से प्राप्त ऊर्जा के प्रकार: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। समुद्र से ऊर्जा इक्वल्स नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ज्वारीय ऊर्जा: ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र में ज्वार भाटा के कारण जल स्तर ऊपर नीचे होता है।
जब पानी ऊपर चढ़ता और नीचे गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए समुद्र के तट के पास बांध बनाए जाते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा, समुद्र की ऊपरी सतह का जल गर्म और गहराई का जल ठंडा होता है। इन दोनों के तापमान के अंतर से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये प्रक्रिया ओटीईसी संयंत्र में होती है। पृष्ठ के गर्म जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प जनित्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। तरंग ऊर्जा, समुद्र की सतह पर चलने वाली लहरें, तरंगें, ऊर्जा से भरपूर होती हैं। इन तरंगों की गतिज ऊर्जा को टरबाइन घुमाने में उपयोग किया जाता है। टरबाइन घूमने से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा, भू का अर्थ है धरती तथा तापीय का अर्थ है ऊष्मा। परिभाषा, पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं। भूतापीय ऊर्जा के चित्र की व्याख्या, जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। जब ये भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ, 1. इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है। 2. प्रदूषण नहीं होता। भूतापीय ऊर्जा की हानियां, 1. भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। 2. तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुंचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। नाभिकीय ऊर्जा, अर्थ, नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा 2 प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। 1. नाभिकीय विखंडन। 2. नाभिकीय समलन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन वो प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग छड़ों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन की तरह होता है। नाभिकीय ऊर्जा की कार्यशैली, नाभिकीय ऊर्जा वो ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। यह मुख्य रूप से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित होती है। नाभिकीय ऊर्जा की कार्यशैली इस प्रकार है। यूरेनियम 235 ईंधन, न्यूट्रॉन की टक्कर से नाभिकीय विखंडन होता है जिस कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे पानी गर्म होकर भाप बनता है तथा भाप टरबाइन घुमाती है और जनरेटर घूमता है और फिर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। नियंत्रण छड़ों की भूमिका कैडमियम, बोरॉन की बनी होती है। अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती हैं, अभिक्रिया को नियंत्रित रखती हैं। नाभिकीय विद्युत संयंत्र, 1. तारापुर, महाराष्ट्र। 2. राणा प्रताप सागर, राजस्थान। 3. कल्पक्कम, तमिलनाडु। 4. नरोरा, उत्तर प्रदेश। 5. काकरापार, गुजरात। 6. कैगा, कर्नाटक। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, यह ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत है। बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रदूषण कम होता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट समस्या है। नाभिकीय समलन, 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, नाभिकीय समलन कहलाती है। नाभिकीय समलन की अभिक्रिया ड्यूटेरियम जोड़ ट्राइटियम मिलकर हीलियम जोड़ न्यूट्रॉन जोड़ ऊर्जा। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया सरल व्याख्या, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक है। जब 2 ड्यूटेरियम नाभिक आपस में टकराते हैं तो वे मिलकर हीलियम बनाते हैं, साथ में न्यूट्रॉन निकलता है और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय समलन अभिक्रिया पर आधारित होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, 1. ये प्रक्रिया सूर्य और तारों में होती है। 2. इसी समलन से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। 3. यह ऊर्जा का भविष्य का स्वच्छ स्रोत माना जाता है। 4. इसमें प्रदूषण नहीं होता। नाभिकीय समलन के लाभ, 1. नाभिकीय ईंधन की अल्प मात्रा के विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। 2. कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती। नाभिकीय संलयन की हानियां, 1. नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत है। 2. नाभिकीय विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। 3. नाभिकीय अपशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। 4. यूरेनियम की सीमित उपलब्धता। ऊर्जा स्रोत चुनते समय ध्यान देने योग्य बिंदु, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक उपयोग करने से पहले ये देखना चाहिए कि उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे ऊर्जा स्रोत में ये गुण होने चाहिए। 1. ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो।
2. सस्ता हो। 3. प्रदूषण मुक्त हो। 4. अधिक स्वच्छ हो। उदाहरण, सौर सेल का वास्तविक संचालन प्रदूषण मुक्त होता है, लेकिन इनके निर्माण के दौरान कुछ रासायनिक अपशिष्ट निकलते हैं, जिससे थोड़ी बहुत पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। प्रश्न, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है? उत्तर, कोई ऊर्जा स्रोत तब तक हमारे लिए बना रह सकता है जब तक वह अक्षय, खत्म न होने वाला हो, उसका उपयोग संतुलित और सीमित मात्रा में किया जाए, उसका पर्यावरण पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े। ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय। सामान्य स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम। नवीकरणीय। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है तथा लंबे समय तक समाप्त नहीं होते। उदाहरण, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 1. नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम कई बार कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। 1. अनवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। 2. नवीकरणीय कभी न खत्म होने वाले संसाधन हैं। 2. अनवीकरणीय संसाधन एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। 3. नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है। 3. अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। ऊर्जा संसाधन क्या है? ऊर्जा संसाधन का अर्थ ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, परंपरागत प्रयोग के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार। पहला, परंपरागत प्रयोग के आधार पर, परंपरागत ईंधन स्रोत, गैर परंपरागत ईंधन स्रोत। दूसरा, सतत उपलब्धता के आधार पर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तीसरा, उत्पत्ति के आधार, जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्रतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें।